क्षेत्र में संपन्न हुई, मैं समझता हूँ कि उससे जो सरकार की सोच है, सबके बारे में जो सरकार विचार कर रही है, उसी सोच का परिणाम है कि जो पैसा पहले कुछ सीमित जगह तक पहुंच पाता था, अब समाज के हर अंग तक वो पैसा पहुंचा जा रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए। आज पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के द्वारा जो यहाँ पर योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उससे जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ पहले कब्रिस्तान की बाउंड्रियाँ और कुछ गुरुद्वारों का कार्य शेष बचा हुआ था और रोडों का कार्य था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी में पैसा दिया है और मैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का धन्यवाद करता हूं। और यह सबसे ज़्यादा पैसा हमारी ग्राम सभा में मिला है। खबर रानीखेत से सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनावी घमासान जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने वरतरौंज खान से प्रेस वार्ता कर कहा कि हमारी पार्टी एक एक कार्यकर्ता बूथ में जाकर मेहनत करेगा। एक तरफ जनबल है तो एक तरफ धनबल है। इस चुनाव में जनबल की जीत होगी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हथकंडे हैं उससे आज पूरी तरीके से लोग त्रस्त हैं। आज लोग बेरोजगारी की तरफ अग्रसर हो गए हैं। आज लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। आज लोग जो प्रदेश में भ्रष्टाचार है उससे पूरी तरीके से त्रस्त नजर आते हैं। कांग्रेस इस चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी जी जान से इस उपचुनाव को जीतने के लिए प्रयासरत है। जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से वो कांग्रेस के पक्ष में है। आज हर स्थिति से आप भली भांति विज्ञ हैं और मैंने कहा भी कि किसान भी सड़क पर, नौजवान भी सड़क पर, महंगाई चरम पर। खबर देहरादून से, जहां सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा कक्ष में खाद्य विभाग की भाग्य समीक्षा बैठक की गई, जिसमें किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गेहूं के प्रति हेक्टेयर खरीद को 30 कुंतल से बढ़ाकर 45 कुंतल करने का फैसला लिया गया। वहीं बंशीधर भगत ने कहा कि इससे अब किसानों के गेहूं की अधिक खरीद संभव हो सकेगी और किसान लाभान्वित हो सकेंगे। में की बढ़ोतरी। खबर देहरादून से, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर राज्य की सियासत भी गरमाई है। कांग्रेस ने जंगलों में लगी आग के लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसको लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार ने वनाग्नि से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। यही वजह है कि राज्य के जंगल धधक रहे हैं। यह हाल अप्रैल के पहले सप्ताह का है, तो आगे की स्थितियों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो वनाग्नि है वो भयानक रूप लेती जा रही है। गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में जिस प्रकार से जंगलों में आग फैली है, इस बात से साबित हो गया है कि राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के पास, राज्य के वन विभाग के पास इस जंगलों की आग से लड़ने का कोई तरीका इनके पास नहीं है। कोई तैयारी सरकार की नहीं थी। जिस समय फरवरी मार्च में जंगलों में आग के लिए लड़ने की तैयारी करनी चाहिए थी, आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए थी, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आग लगी हुई थी, जो उनके यहां कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही थी, पूरी सरकार और पूरी पार्टी उसमें उलझी हुई थी। जिसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल अब तक जल करके राख हो गए। हजारों हेक्टेयर जंगल में आग का खतरा बना हुआ है। अनेक आबादी वाले इलाके इस समय आग की चपेट में है या आग से घिर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास कोई फुर्सत इस आपदा से लड़ने की नहीं थी। खबर देहरादून से, जहां प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने उत्तराखंड जनसेवा मंच एवं सामाजिक संगठन का गठन किया, जिसमें रिटायर्ड अधिकारियों, डॉक्टर, वकीलों समेत समाज सेवियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें माध्यम से गरीबों, मजदूरों और सरकारी सिस्टम से परेशान लोगों को उनका हक दिलाया जाएगा। उत्तराखंड में तमाम समस्याओं और संस्कृति के संवर्धन का भी काम किया जाएगा। पुनीत अवसर है और उत्तराखंड जन सेवा मंच का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं और इस मंच का मकसद है कि सिविल सोसाइटी को एम्पावर करे ये
और इसमें हम चाहते हैं कि हर शोबे के लोग, चाहे वो डॉक्टर हों, लॉयर्स हों, आम आदमी हो, सरकारी अफसर हों, रिटायर्ड हों, वो सब इसमें जुड़ें आकर के और जन कल्याण का काम करें, ताकि उत्तराखंड हमारा जो है और प्रगति करे और इसका नाम देश में और रोशन हो। खबर देहरादून से, जहां सचिवालय परिसर में कोविड टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसका अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निरीक्षण किया। वहीं राधा रतूड़ी ने टीकाकरण के बाद मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसमें रविवार को इस साल में सबसे ज्यादा 550 नए संक्रमित मरीज मिले और 2 मरीजों की मौत हुई। आपको बता दें, प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 है और कुल मरीजों की संख्या 1,02,264 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को 34,568 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में अब तक 1,727 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और देश के अंदर एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। तेजी से बढ़ते कोरोना के ग्राफ से भी सभी चिंतित और डरे हुए हैं। कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर अब लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर घरों से निकलें। एसएसपी प्रमोद कुमार ने ये बात कही। विदित है, डेली आप समाचार पत्रों में भी आप लोग पढ़ रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर हमारे जो कोविड केसेस हैं वो तकरीबन 90,000 को क्रॉस कर गए हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये एक खतरे की घंटी है हम सभी के लिए और हम सबको अब सचेत हो जाना चाहिए। सब लोगों को जो है मास्क धारण करना चाहिए और पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और अभी अपने आप को भी और अपने परिजनों को भी कोविड के संक्रमण से बचाना है। लिहाजा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, सरकार के जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक जगह भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, जब भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर अपने पास रखें, बाहर से आएँ तो अपने हाथ धुलें। इन सारी जो सावधानियां उनको बरतना बहुत जरूरी हो गया है। खबर भाजपुर से, जहां गेहूं की खरीद के लिए स्थानीय प्रशासन ने 16 केंद्र स्थापित किए, लेकिन वर्तमान स्थिति में एक केंद्र ही संचालित हो रहा है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने गेहूं की खरीद के लिए कई केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते प्रशासन द्वारा भाजपुर में बीते 1 अप्रैल को 16 कई केंद्र बनाए गए, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद ही भाजपुर अनाज मंडी में स्थित है मात्र एक ही कई केंद्र संचालित हो रहा है, जबकि क्षेत्र में लगे 15 कई केंद्र अव्यवस्थाओं के चलते बंद हो गए हैं। में लेबर की व्यवस्था हुई नहीं है, अभी एक दाना भी नहीं तुला है, कांटा बट्टा चला गया है तो किसान परेशान है। गेहूं हमने कटवा के ट्रालियों में भर रखे हैं, लेबर की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। आरएफसी के 3 तौल केंद्र हैं, सोसाइटी के 12 हैं और एक नेफेड का तौल केंद्र है यहाँ पे। और आरएफसी के तीनों कांटे चालू हो चुके हैं, जिसमें से 3 तारीख को एक कांटे पे तौल हुई है, जिसमें 350 कुंटल के आसपास तोला है और आज तीनों कांटे चालू हैं। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई के लिए याचिका को कोर्ट में मांगा। दरअसल राज्य में अब तक 1350 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल गए हैं। वन और वन जीवों को खासा नुकसान हुआ है। तेजी से जल रहे जंगलों पर पर्यावरण मामलों से जुड़े वकील दुष्यंत बनौली ने याचिका को कोर्ट में मेंशन किया है। याचिका में कहा गया है कि 2016 में हाईकोर्ट में आग को लेकर बड़े निर्देश जारी किए गए थे कि जंगलों में 72 घंटों से ज्यादा समय वनों में आग रहने पर वन अधिकारियों पर जिम्मेदारी होगी, लेकिन उस आदेश का पालन न होने से वन अग्नि को देखते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। 15 दिनों से और खासकर पिछले 3 दिनों में जो फॉरेस्ट फायर बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में फैल रही है और पहाड़ी इलाकों में जो स्मॉग और फ्लेम्स के जद में हैं और साथ ही जंगल बड़े पैमाने पर जल रहे हैं। 983 इंसिडेंट पिछले दिनों में रिपोर्ट किए गए हैं, 627 पिछले 3 दिनों में रिपोर्ट हुए हैं। तो इन सब मामलों को लेकर ये मेंशन किया गया था कि इसमें सरकार के पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, मिटिगेशन के मेजर हैं या नहीं, कोर्ट इस बात का संज्ञान ले। तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के तौर पर दर्ज किए हुए मामले को मंगा लिया और कल इसकी सुनवाई होगी। उत्तराखंड में सोमवार से 7 अप्रैल तक पर्वतीय जिलों में बारिश और ओले गिरने के आसार है। मौसम विभाग देहरादून केंद्र की ओर से इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। साथ ही संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सोमवार मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून जिलों में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है।
आज 5 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। 6 और 7 तारीख को रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। तो जो 6 तारीख को उत्तराखंड में अनेक स्थानों में और 7 तारीख को अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। तो 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पे कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के वहाँ पे 6 और 7 तारीख को तेज़ सतही हवाएं चल सकती हैं। तो 6 तारीख को इनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 तारीख को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की संभावना है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इसी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और साथ ही जितने भी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे भारी बारिश, ओलावृष्टि और साथ ही आकाशीय बिजली होने की भी संभावना जताई गई है। कैमरा पर्सन खुशवंत चौधरी के साथ मैं शिवांगी आर्या, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। खबर नैनीताल से, जहां केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए। इसमें से एक हेलीकॉप्टर लो विजिबिलिटी के चलते भीमताल नहीं पहुंच पाया, जिस पर नोडल अफसर कपिल जोशी ने बताया कि पन्नगर और आसपास के इलाकों में धुएं के कारण विजिबिलिटी कम है, इससे हेलीकॉप्टर लैंड करने में दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि अब कल सुबह से हेलीकॉप्टर से जंगल आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, काम नहीं रोका गया है। बेसिकली विजिबिलिटी कम के कारण हेलीकॉप्टर को प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जितना भी हमारा स्टाफ है वो फील्ड में मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, बहुत बड़ा ड्राई स्पेल हम लोग सामना कर रहे हैं और इस ड्राई स्पेल से निपटने के लिए करीब 250 के करीब वाचर जो है फायर वाचर डिवीज़न में लगे हुए हैं, नैनीताल डिवीज़न में, और उसके अलावा 13 गाड़ियाँ भी हैं। और अभी हमने और भी संख्या बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है। हमको अभी जो चीफ कुमाऊं हैं और जो कंजर्वेटर हैं यहाँ के, उनसे अभी रास्ते में मेरी वार्ता हुई। खबर बेरीनाग से, जहां सीमांत सेवा फाउंडेशन ने सीएससी में 5 दिवसीय नेत्र कुंभ शुरू किया है। शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मीना गंगोला ने करते हुए कहा कि फाउंडेशन से क्षेत्र में आंखों के मरीजों के लिए अच्छी पहल की गई है, इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान विधायक ने नेत्र रोग विशेषज्ञों और सीएससी स्टाफ का आभार जाहिर किया। मांग थी और बहुत गरीब जनता है, दूर दूर हॉस्पिटलों में जाने में असमर्थ थे और फिर कोरोना काल भी था, तो उसकी वजह से यहीं पे बहुत अच्छा अवसर मिला है कि यहीं पे वो अपने आँखों का सही से इलाज करा सके। और यहाँ पे लेंस आँखों में डलाया जाएगा। 5 दिन का एक कैंप है। 5 दिन में जितने भी हमारे बुजुर्ग आँख संबंधी जो भी समस्याएँ हैं और इलाज भी होंगे और ऑपरेशन जो लेंस डलेगा वो काम भी होगा और क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें से भी बचेंगे, कुछ लोगों का नहीं हो पाया तो बीच में हम 6 महीने बाद फिर और कैंप। खबर देहरादून से, राज्य में वनों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। केवल राज्य सरकार के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र द्वारा भेजे गए भारतीय वायुसेना के चॉपर आग बुझाने के अभियान में लगे हैं। केंद्र के भेजे गए दोनों एयरफोर्स के चॉप्टर टिहरी झील से पानी भरकर जंगलों की आग बुझाने में लगे हैं। 24 घंटे में उत्तराखंड में 68 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो गया है। तो पहले लगभग 6000 फायर वॉचर लगाए गए थे, लेकिन अभी क्योंकि अचानक इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी हैं तो कुछ ज़िलों में जैसे टिहरी में और नैनीताल में तो उनकी संख्या में वृद्धि भी की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है केंद्र सरकार से समर्थन का अनुरोध किया था और उसके क्रम में हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ दोनों ही समर्थन उपलब्ध कराया गया है। और पहला हेलीकॉप्टर जो है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे आया था और उसने उड़ान भर के टिहरी से बाम्बी बकेट से पानी लेकर के छिड़काव शुरू कर दिया है। और जो पंतनगर में हेलीकॉप्टर है वो अभी वेट कर रहा है क्योंकि वहाँ पे विजिबिलिटी कम है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले होने वाले सल्ट उपचुनाव को लेकर जहां सभी पार्टी प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बयानों का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल जहां इस बार जीत का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस ने उत्तराखंड क्रांति दल को कंपटीशन से बाहर समझकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक राजनीतिक दल और जब चुनाव होता है तो स्वाभाविक बात है
जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनमें आपसी जो है चुनाव प्रक्रिया के तहत जो है एक संघर्ष होता है। कांग्रेस इस चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस का एक साथी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी जी जान से इस उपचुनाव को जीतने के लिए प्रयासरत है। जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से वो कांग्रेस के पक्ष में है। आज हर स्थिति से आप भांति देखते हैं। जनता पार्टी जो दावे कर रही है, जनता उसे सिरे से नकार रही है। उत्तराखंड की जनता का ये कहना है कि आपने नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं दिया। 10-10 साल भाजपा और कांग्रेस की सत्ता उत्तराखंड की जनता ने देखी है, मगर पर्वतीय क्षेत्र से ना पलायन रुका, ना नौजवान बच्चों को रोजगार मिला, न किसान के घर में खुशहाली आई। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जिस तरीके से इस कोविड काल में टाई फिश उत्तराखंड में हुई है, ये मुद्दे बने हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी पान सिंह रावत भारी बहुमत से जीतेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से, जहां कीटनाशक विक्रेता समिति हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने लक्सर शुगर मिल प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही नगर के बालावाली तिराहे पर प्रबंधन का पुतला भी फूका। कीटनाशक समिति के नेता जोश सिंह लक्सरी और हिंदू जागरण मंच के नेता एडवोकेट राजकुमार सिंह की अगुवाई में कई कार्यकर्ता लक्सर नगर बालावाली तिराहे पर इकट्ठा हुए। कीटनाशक विक्रेता समिति है, इसके जितने भी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को बड़ा लॉस हो रहा है शुगर मिल से। शुगर मिल के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है कीटनाशक बेचने का, और उसके आधार पर वो बिना लाइसेंस के ही रासायनिक और खाद बेच रहा है और ज़्यादा मूल्य पर बेच रहा है, जिससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है। और हमने जब उनसे बात की है तो उन्होंने कहा भाई हम पर्चियों के बदले में किसान की मदद कर रहे हैं। और किसान की मदद वो कैसे कर रहे हैं? जो 1400 रुपये का सामान है वो 1600 रुपये में बेच के किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। और रुड़की के कलियर क्षेत्र के सोहलपुर गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजकल परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके चलते बच्चे विद्यालय में पहुंच रहे हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन इतना लापरवाह है कि स्कूल का कोई बच्चा ना तो मास्क लगा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। वह क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव का विद्यालय प्रबंधन बच्चों के जीवन ही नहीं बल्कि उनके परिवारों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। एंट्री होती है गेट से ही, तो बाकायदा चेक कर दिया जाता है, तभी हम उनको एग्ज़ाम में बिठाते हैं। ये जब मिड डे मील के टाइम बच्चे निकाल देते हैं और जेब में रख देते हैं, तो ये हो गया होगा कि फिर निकलते हुए उन्होंने फिर उस ध्यान से हट गई होगी बात। खबर उत्तर से, जहां नगर निगम के सफाई कर्मचारी ने अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर रोज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन शुरू किया। 5-7 अप्रैल तक चलेगा, जिसके बाद 1 मई को मुख्यमंत्री का आवास का घेराव किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थान सहित अन्य विभागों में ठेके प्रथा खत्म कर सफाई कर्मचारियों को स्थायी पदों पर नियुक्ति दी जाए और मृतक के आश्रितों को नौकरी दी जाए, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की।
सर हमारी करीबन 2 महीने पहले हमारी हरिद्वार में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि सरकार को हम 2 वर्षों से लेटर देखते आ रहे हैं ठेका प्रथा के खिलाफ 2 वर्षों से बराबर। सरकार हमारी अनदेखी कर रही है, हमें ठेके पे ठेका करे जा रही है और एक नया फरमान जारी कर दिया, काम बंद तो वेतन नहीं दिया जाएगा। तो हमारा ये पूरे उत्तराखंड की रणनीति बन चुकी है। 1 मई को हम घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री घेराव, और वहीं से हमारा ऐलान हो जाएगा काम बंद पूरे उत्तराखंड की व्यवस्था। आज हम सांकेतिक धरना 3 तारीख तक सांकेतिक धरना है हमारा, हम 5 से 8 तक हम काम करेंगे और 2-3 घंटे बैठेंगे। खबर रुड़की से, जहां सैनिक सम्मान कार्यक्रम में पूर्व सैनिक के नाराज होने का मामला सामने आया है। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सैनिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से की गई, लेकिन राष्ट्रगीत पूरा होने से पहले ही मंच पर मौजूद नेता कुर्सियों पर विराजमान हो गए, इससे सैनिक नाराज हो गए और कार्यक्रम से चले गए। आयोजन तो सैनिकों के लिए किया गया, लेकिन अभी उसमें सैनिकों को पूरा मान सम्मान जो थे उसमें नहीं हो पा रहा, तो महसूस कर रहे हैं उतना सैनिक, क्योंकि सैनिकों ने तो हमारी लड़ाई लड़ी ना, फोटो से नहीं सकता। अब जो युवा है उसमें कुछ अपने फोटो खींचने में उनको घेर के खड़े हैं और सम्मान यहाँ नेताओं का हो रहा है। सम्मान समारोह हमने रखा था जनपद हरिद्वार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में, तो हमने उसमें काफ़ी संख्या में जितना भी हम प्रयास करते थे सैनिकों को बुलाया जिन्होंने अपने जीवन काल में कोई जो भी किसी लड़ाई लड़ी या फिर उन्हें किसी न किसी रूप में पुरस्कारित किया गया सेना के द्वारा, वो सैनिक इसमें उपस्थित थे। पूरे प्रदेश में हर जिले में सैनिकों के सम्मान के कार्यक्रम कर रहा है जी। ये उस अवसर पर हो रहे हैं जब 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश के बनने की और 1 लाख के लगभग पाकिस्तान के सैनिकों का जो सरेंडर हुआ था, उसको पूरे देश को याद दिलाने के लिए, शहीद परिवारों के लोगों को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में सब जगह कर रहा है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।